हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है, 11th क्लास का आप कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए या अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए। हम लोग क्या किए, अब हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसको इंड कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। और बहुत ही बारीकी से मज़े के साथ हम लोग पढ़ाई किए हैं। और आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो भैया मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। मैंने पूरा बारीकी से आपको पढ़ाए हैं। आज से हम लोग 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए। 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। और पूरा धैर्य के साथ पढ़ना है। हम जो है ना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कहीं दिक्कत हो, अब 11th क्लास में जो गड़बड़ कर दिए सो कर दिए, 12th क्लास में गड़बड़ नहीं करना है। और आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेशन में कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चलिए इसको काटते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स। अब इसके अंदर ना तीन शब्द है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा है फॉर, और तीसरा है पार्टनरशिप फर्म्स। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब वही होता है लेखांकन करना, लिखा पढ़ी करना, मुंशीगिरी करना। हम लोग 11th क्लास में भी मुंशीगिरी किए हैं, लिखा पढ़ी किए हैं। लिखा पढ़ी करना। फॉर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लिए। और यहाँ पे जो मुंशीगिरी करना है वह पार्टनरशिप फर्म के अंदर करना है। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है अभी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटिंग करना है, जो मुंशीगिरी करना है, वह पार्टनरशिप फर्म के अंदर करना है। यानी मतलब कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति मतलब व्यापारी, जब वो बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस के अंदर जब वो पैसा लगाता है, हम क्या बोलते हैं पैसा लगाता है। जब व्यापारी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तब उसे क्या बोलते हैं, बोलिए, कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी व्यापारी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है यानी कैपिटल लगाता है, और बिजनेस है, और बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को या कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करना, मुंशीगिरी करना, लिखा पढ़ी करना। तो हम लोग 11th क्लास में जो अकाउंटिंग किए हैं ना, 11th क्लास के अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग किए हैं यानी मुंशीगिरी जो किए हैं, जो भी हम पढ़े हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर किए हैं। किसके अंदर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर किए हैं। अब हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग करना है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर करना है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि बिजनेस के एक ही ऑनर है। जैसे मान लीजिए किशन है, जैसे हम आपने 11th क्लास हम जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं ना, हमने बताया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है किशन। उसने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज, और बिजनेस के अंदर उसने कैपिटल लगाया। और बिजनेस में वो क्या करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमने बताया था ना कि वो बिजनेस के अंदर क्या करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो ना आलू खरीदता है बड़ी मात्रा में, आलू को मशीन में डालता है,
फिर वह चिप्स बनाता है और चिप्स बेच के वह पैसा कमाता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी इस किशन इंटरप्राइजेज का ऑनर एक ही है, किशन। यानी बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है तो कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो फाइनल अकाउंट बनाता था, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता था। और बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता था, P मतलब प्रॉफिट, या जो लॉस होता था वो कौन लेता था? अकेले किशन लेता था, क्योंकि किशन ही बिजनेस के मालिक है। तो जब बिजनेस के एक ही मालिक होते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आप जहाँ रहते हैं ना, जिस भी शहर में रहते हैं, आपके आसपास में जितना भी छोटा मोटा दुकान होगा ना, वो अधिकतर दुकान जो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप ही होगा, जिसका कोई एक व्यक्ति मालिक होगा। अब तो वहाँ पे जो हम मुंशीगिरी करते थे वो किशन के करते थे, और किशन ही बिजनेस का मालिक था, यानी बिजनेस के एक ही मालिक था। तो जब बिजनेस के एक मालिक होता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहाँ पे है पार्टनरशिप, यहाँ पे जो अकाउंटिंग करेंगे वो पार्टनरशिप, मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म्स क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अधिक कितना अभी हम बताएंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। भाई कई लोग होता है कि अकेले अपने दम पे बिजनेस शुरू करता है, कई लोग जो होता है 5 लोग 6 लोग 7 लोग, मतलब कई लोग जो होता है ऐसे, कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले अपने दम पे कोई काम करते हैं। तो जब अकेले व्यक्ति अपने दम पे कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कई लोग जो होते हैं वो 4 लोग 5 लोग 6 लोग का एक टीम बनाते हैं और तब बिजनेस शुरू करते हैं, तो उससे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब वो बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में अलग अलग कैपिटल लगाते हैं, मान लीजिए कि ए है, ए बी है और सी है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। ए ने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए लगाया, बी ने 5 लाख लगाया और सी ने 8 लाख लगाया। वो हो सकता है कि बराबर लगाए या अलग अलग लगाए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, कितना लगाए? 8 5 13, 13 4 4 13 17 लाख रुपए लगाए, तो इसको भी हम कैपिटल ही बोलते हैं। यानी बिजनेस के अंदर कितना है? 17 लाख कैपिटल है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में मिलकर जब वो बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म्स बोलते हैं। और फर्म्स के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं, जितने लोग होते हैं, जैसे अभी 3 लोग हैं ना, तो फर्म के अंदर जितने लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते हैं? पार्टनर, पार्टनर से बोलते हैं। और फर्म और पार्टनर के संयोग को मिला को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। मतलब कई लोग होता है जो अकेले अपने दम पे बिजनेस शुरू करता है, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कई लोग होता है जो मतलब 4 लोग 5 लोग का टीम बनाते हैं, उसके बाद वो बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जब वो बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसे बिजनेस नहीं बल्कि फर्म्स बोलते हैं। और उस फर्म के अंदर जितने पार्टनर काम कर रहे होते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं। और फर्म और पार्टनर को मिलाकर के जोड़ को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। अब सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किशन है, यहाँ पे किशन था, एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे किशन था। किशन जब अकेले बिजनेस करता था ना, किशन है बिजनेस का ओनर, इसने अकेले एक बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस का नाम रखा था किशन इंटरप्राइजेज। तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी लॉस होता था, जो भी प्रॉफिट होता था या जो भी लॉस होता था, कौन चलता था? किशन लेता था, क्योंकि बिजनेस के मालिक एक ही है, तो इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब किशन के यहाँ पे 2-3 गो दोस्त है, ये है रवि, एक और दोस्त है, एक और दोस्त है, ये है सिमरन, ऐसे लिख देते हैं सिमरन, ये है ऋतुराज, ठीक है, और ये है रवि, RAVI, ठीक है। अब इन लोगों ने देखा यार, इन लोगों ने फ़ोन किया किशन के पास, इन सभी लोगों ने किशन के पास फ़ोन किए
कि किशन भाई तुमने यार बिजनेस से बहुत कुछ बना ली यार, घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, कैश आपके पास अवेलेबल रहता है, बैंक बैलेंस कर लिए, नाम कमा लिए। मुझे भी, ये तीनों लोग कहता है उसका दोस्त है, तीनों किशन का फ्रेंड्स है, स्कूल का फ्रेंड्स है। ये तीनों लोगों ने कहा किशन यार मुझे भी अपने बिजनेस के अंदर ले ले, मैं भी बिजनेस में ना पैसा लगाऊंगा, कैपिटल लगाऊंगा और हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस शुरू करेंगे। किशन बोला चलो ठीक है यार, हम लोग पहले स्कूल में क्लासमेट थे, अब हम लोग बिजनेसमेट बन जाएंगे, यानी बिजनेस में साथी बन जाएंगे। तो अब एक 4 लोग हो गए बिजनेस के अंदर, तो इसे बिजनेस नहीं बल्कि इसे बोलेंगे फर्म्स। अब कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे के एम टी एसोसिएट, फर्म के कुछ भी नाम रख लीजिए कि मतलब लीगल होना चाहिए बिजनेस, तो एक तो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का, कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना का मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, यानी कि हम सेवा करने के लिए कोई फर्म्स ओपन कर लिए, जैसे हॉस्पिटल ओपन कर लिए और लोगों को सेवा कर रहे हैं, नहीं, मोटिव होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट कमाना है। मतलब अगर सेवा करना है तो उसके लिए एक अलग चैप्टर है, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइज, मतलब प्रॉफिट के मकसद से बिजनेस नहीं ओपन किया जाता है, वो जब शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे मोटिव होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म का मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, और लीगल बिजनेस होना चाहिए। कुछ भी नाम रख दीजिए, किशन एंड एसोसिएट या रबी, आर आर एस टी, जैसे 4 पार्टनर है ना, तो कुछ भी रख दीजिए, RRST एसोसिएशन, कुछ भी रख दीजिए, बिजनेस का नाम कुछ भी रख दीजिए, फर्म का नाम कुछ भी रख दीजिए, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब सवाल उठता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में, सॉरी रुकिएगा, इधर करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं मिनिमम, फर्म्स के अंदर, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो एक फर्म्स के अंदर मिनिमम जो है ना 2 पार्टनर हो सकते हैं, भाई 2 ही होंगे ना, एक होगा जब एक बिजनेस के अंदर एक ही मालिक है तो भाई वो तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, तो मिनिमम तो 2 होना चाहिए। तो जब एक फर्म, एक बिजनेस के अंदर अगर 2 मालिक होते हैं ना, 2 ऑनर होते हैं, तो उसे ही पार्टनरशिप फर्म्स बोलते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब कहाँ लिखा है ऐसा, भाई 2 तो होना जरूरी है क्योंकि एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अब कहाँ लिखा है कि मैक्सिमम 50 ही होगा, हम तो सुने हैं कि 100 होगा। देखिए कंपनी रूल्स है, कंपनी रूल 2014, जब कंपनी एक्ट पढ़िएगा ना तब वहाँ पे लिखा है, कंपनी रूल्स 2014 में लिखा है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जबकि इसके पिछले साल था कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट 2013 था, वहाँ पे लिखा था कि 100 मेंबर हो सकते हैं, जो अब गलत कर दिया गया है। अब जो अपडेट करके कंपनी रूल्स में लिख दिया गया कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, यानी फर्म्स के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। सर अगर 51 हो गया तो, अब एक फर्म के अंदर अगर मान लीजिए कभी अनजाने में एक पार्टनर ज़्यादा ले लिया गया, तब सर पता नहीं चला, बाद में पता चला, तब उस बिजनेस को ना इलीगल एसोसिएट माना जाता है, इलीगल एसोसिएट माना जाता है। अब भैया, अब एक फर्म के अंदर मान लीजिए फर्म है, एक फर्म से, अब फर्म के 3 पार्टनर है, एज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम तो 50 हो सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं 3 पार्टनर है, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर और 3 पार्टनर। एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तीनों फर्म के मालिक है, भाई पैसा लगाए हैं, कैपिटल लगाए, तो तीनों फर्म का मालिक हो गए। एक किशन हो गया, किशन पहले से बिजनेस कर रहा था, अब उसके दोस्त रवि हो गया, ये रंजीत हो गया। तो ये सब जो है ना स्कूल में झगड़ा करता था सर, किसी बात पे स्कूल में झगड़ा करता था सर। तो उस समय तो टीचर थे, कहते थे तुम झगड़ा कर रहे हो, मारो इसको, मारो, चलो वहाँ बैठो। स्कूल में जब झगड़ा करते थे ना, तो वहाँ पे टीचर थे, तो टीचर तो समझा देते थे, कहते थे तुम लोग झगड़ा कर, तुम वहाँ बैठो। अब एक फर्म के अंदर एक बिजनेस, अब बिजनेस कर रहा है सर, मान लीजिए कि बिजनेस के अंदर कभी झगड़ा हो जाए तो झगड़ा ना हो फर्म के अंदर, भाई अब यहाँ पे कौन है, फर्म के अंदर कौन है, अपने दिमाग से काम करना है। फिर भी जैसे जैसे फर्म्स पुराना होता जाता है ना,
फॉर्म से पुराना होता जाएगा, लालच आ जाता है, पार्टनर के अंदर लालच आ जाता है, अलग अलग सोचने लगता है सब, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर कोई झगड़ा ना हो, कोई आर्गूमेंट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो पार्टनर के बीच में। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा विवाद ना हो, उसके लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। पार्टनर के बीच में क्या बनाया जाता है? एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट मतलब सहमति पेपर, मतलब सहमति, आपसी सहमति। एग्रीमेंट मतलब कह सकते हैं कि आपसी सहमति, जिसपे पार्टनरों का ना साइन होता है। मतलब एग्रीमेंट जो होता है ये आपसी सहमति होना चाहिए कि झगड़ा ना हो। कल हो के कोई पार्टनर झगड़ा ना करे दूसरे पार्टनर से। भाई फर्म में 3-4 पार्टनर है, अब झगड़ा, अब ये रवि है झगड़ा करने लगे, तब क्या करेगा? एग्रीमेंट दिखाया जाएगा। जैसे हम कहीं रहते हैं, जैसे हम रूम वगैरह लेते हैं, तो जैसे 6 साल 5 साल 3 साल रहना है तो एग्रीमेंट नहीं लिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप बिजनेस कोई दुकान खोल रहे हैं कहीं, और दूसरे के किराए पे मकान में, दूसरे के मकान है जो किराए पे लिया, तो एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भाई हम 3 साल तो इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। एग्रीमेंट बनाया जाता है ना। तो वही एग्रीमेंट बनाया जाता है कि पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई आर्गूमेंट ना हो। यह क्या होता है? आपसी सहमति पेपर होता है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है। ओरल मतलब मौखिक भी हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है कि मुंह से अपने आप में राय कर लिए कि ऐसे ऐसे काम होगा बिजनेस के अंदर, मौखिक हो गया। दूसरा रिटन भी होता है। ये रिटन मतलब लिखित। लेकिन मैं बताऊं, और दोनों वैलिड है। ये भी वैलिड है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य, दोनों मान्य है। ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली आप कभी भी पार्टनरशिप फर्म ओपन करिएगा ना, तो हमेशा जो एग्रीमेंट बनाइएगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी रिटन को ही दीजिएगा। ठीक है, ओरल भी वैलिड है। मान लीजिए कि हमने आपस में कोई चीज़ की हमने सलाह कर ली, बाद में कोई ना तुम नहीं, मान लीजिए कोई रवि जो है कोई सलाह कर लिया, किसी ने बोला ठीक है आपकी सलाह सही है, हम ही मान लेते हैं, आप भी मान लेते हैं, एग्रीमेंट में हो गया, मान लिए, हो गया एग्रीमेंट। लेकिन बाद में रवि कहना हम नहीं कहे थे, तब क्या करोगे? तब तो भाई कोई सबूत तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं। इसलिए कभी प्रैक्टिकली आप कभी भी ये पार्टनरशिप फर्म ओपन करिएगा ना, तो हमेशा रिटन वाला होना चाहिए, लिखित में। क्योंकि लिखतम के आगे जो है ना बाबू, बक्तम नहीं चलता है। जो लिख गया तो लिख गया है, लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता है। ठीक है। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। अब एग्रीमेंट में होता क्या है? देखिए एग्रीमेंट में ना, जो एग्रीमेंट, ये नहीं कि एक पेपर, ये नहीं कि एग्रीमेंट किस पे बनाया जाता है, ये नहीं कागज के टुकड़े पर, किसी भी कागज के टुकड़े पर नहीं बनाया जाता है। जबकि बल्कि बताइए कहाँ जाइए, कचहरी जाइए, कचहरी जाइए, या रजिस्ट्रार ऑफिस, या रजिस्ट्रार ऑफिस। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मेरे पास एक है, होगा पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट होगा एक मेरे पास, रखे होंगे हम। ठीक है, कचहरी जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहाँ पे ना एक एग्री मिलता है, स्टाम्प पेपर मिलता है, स्टाम्प पेपर मिलता है। 100 रुपये से लेकर, मतलब 50 रुपये का होता है, 100 रुपये से लेकर 500,000 तक होता है, 10,000 तक होता है, 1 लाख रुपये तक का स्टाम्प पेपर होता है। वो पेपर होता है, उसका उस पेपर का दाम होता है 500,000। हम दिखाएंगे कब आपको। उसको हम NOC ही बोलते हैं, उस पेपर को NOC ही बोलते हैं। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो सरकार द्वारा इशू किया जाता है। उस पेपर को हर कोई नहीं बेचता है, सरकार द्वारा ही निकाला जाता है उस पेपर को। जैसे डाक टिकट होता है ना, डाक द्वारा ही निकाला जाता है, उसी तरह NOC होता है, स्टाम्प पेपर होता है, वो भी सरकार द्वारा ही निकाला जाता है। और उसको लाइए, और उस पेपर पे आप सब लिखिए। यदि आप खुद पढ़े लिखे हैं, यदि आप तीनों पार्टनर, फर्म के अंदर जितने पार्टनर, यदि पढ़ा लिखा है पार्टनर, पढ़ा लिखा है, तो खुद से एग्रीमेंट बना लीजिए। यदि पढ़े लिखे नहीं है तो किसी वकील को पकड़िए, और वकील से जो है ना एग्रीमेंट बनवाइए। वकील से क्या करिए? एग्रीमेंट बनवाइए। क्योंकि वकील और सभी लोग मिल के बनाइए, ताकि फॉर्म जो है ना चलता रहे। अब इस एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? मान लीजिए एग्रीमेंट हो गया, 500 का स्टाम्प पेपर है, एग्रीमेंट हो गया, इस पर वकील लिख रहा है। पता है क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर के बारे में लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर के बारे में लिखा जाता है कि पार्टनर कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितना कैपिटल लगाया है पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर के बारे में लिखिए, पार्टनर कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म के बारे में लिखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स,
फर्म्स के बारे में लिखिए कि फर्म का क्या नाम है, फर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, फर्म जो है फर्म में कहाँ लोकेटेड है, फर्म कब शुरू किया गया है, ये सब फर्म के बारे में जितना हो सकता है वो सब लिखवाइए। और क्या क्या हो सकता है, फर्म का नाम क्या है, सब लिखिए। तीसरा, अगर पार्टनर का है कि हमको देखिए पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म ओपन होता है ना, तो पार्टनर एक फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर होते हैं ना, तो पार्टनर को फर्म जो है ना पार्टनर को सैलरी भी देता है, फर्म जो है पार्टनर को भाई कैपिटल डाला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है। अगर पार्टनर जो फर्म से पैसा निकालता है तो फर्म जो पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट लेता है ड्राइंग पे। फर्म जो है ना कभी कभी जो है ना पार्टनर से लोन लेता है, कभी कभी पार्टनर को लोन देता भी है, कभी कभी फर्म जो है ना पार्टनर को कमीशन भी देता है। तो सब लिखिए कि पार्टनर को सैलरी क्या दिया जाएगा, सब लिखिए कि पार्टनर्स को सैलरी क्या होगा, पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया जाएगा, सब ये एग्रीमेंट में लिखिए। कमीशन दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर जो है फर्म से पैसा निकालता है तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, उस पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे तो उसका रेट क्या होगा। भाई अब पहले प्रॉफिट था तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अकेले व्यक्ति था तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता था वो अकेले आदमी लेता था। अब बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा तो तीन तीन पार्टनर रहते, तीनों पार्टनर लेंगे तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखना होगा। और जो आपके डाउट लग रहा है कि ये डाउट हो सकता है, सभी चीज़ जो है ना वो एग्रीमेंट में लिख दीजिए। ये रिटर्न है, मान लीजिए अगर आप नहीं, मान लीजिए ये रिटर्न है, लिख दिए, ठीक है। मान लीजिए रिटर्न है तो ये तो चलिए लिख दिए। इस हिसाब से भाई सबसे पहले हम जब भी फर्म को जो भी मान लीजिए कोई कभी पार्टनर के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाना तो इस एग्रीमेंट को ही देखा जाता है। तो इससे हम बोलते हैं ये सब इस स्टाम्प पेपर में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलते हैं या क्लॉजेज बोलते हैं, क्लॉजेज बोलते हैं। फिर यहाँ पे पार्टनर का साइन होता है, नीचे सभी पार्टनर का यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस से थप्पा लगता है, थप्पा लगता है, थप्पा लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट और सभी पार्टनरों के सहमति से बना जाता है। तो पार्टनर के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज़ को लेकर ना तो यह एग्रीमेंट ही देखा जाता है, एग्रीमेंट ही देखा जाता है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने रिटर्न में तो लिख लिए तो देख लिए, रिटर्न में तो लिख दिए तो देख लिए। मान लीजिए अगर आपने ओरली कोई जो है ओरली एग्रीमेंट बना लिए, ओरली एग्रीमेंट यानी मौखिक एग्रीमेंट बना दिए, तीन पार्टनर बना लिया, तीन पार्टनर ने आपस में राय करके एग्रीमेंट बना लिया, मतलब ओरली मुंह से बोल लिया। जैसे मान लीजिए ए बीच वाला पार्टनर है, ए बी है, ए है, ए बी है, सी है। बी वाले ने कहा कि सैलरी जो दिया जाएगा ना हर महीना 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। आपसी मतलब राय कर लिए, लेकिन क्या हो रहा है ना, पता है क्या कह रहा है, अब कह रहा है अब प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो सैलरी, पता है क्या कह रहा है, सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो एक कह रहा है अरे आप बोले थे कि सैलरी दिया जाएगा, सी आप भी कह रहे हैं, मतलब एक कह रहा है बी से, सी कह रहा है बी से कि आप तो बोले थे कि भाई सैलरी दिया जाएगा 10,000 पर मंथ। नहीं सैलरी हम नहीं बोले थे, बी कह रहा हम नहीं बोले थे। तब क्या करिएगा, ओरली, इसलिए रिटर्न। उसके बाद भी मान लीजिए अगर रिटर्न भी बना दिया और कोई चीज़ छूट गया, मान लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो से बांटा जाएगा या पार्टनर को सैलरी कितना दिया जाएगा, ये छोड़ दिए लिखना। भाई एग्रीमेंट बना रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ छूट जाए, तब क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले तो पार्टनर जो है ना, मान लीजिए पार्टनर है तो पार्टनर जो है ना सबसे पहले जो एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट को देखेगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्रीमेंट को ही देखेगा, एग्रीमेंट को देखेगा और एग्रीमेंट के ही आधार पे वो चलेगा। एग्रीमेंट में जो लिखा गया वो पत्थर का लकीर है भैया, पत्थर का लकीर है, उसी पर चलना है भैया, मतलब दाएं बाएं नहीं, जो लिख दिया गया वो पत्थर का लकीर नहीं काटना है। उसके बाद मान लीजिए कोई चीज़ आपने छोड़ दी, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़ दिए कि किस रेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा जाएगा, तब क्या करेगा, तब एक न सरकार जो है ना एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सभी कानून लिख दिया है। एक एक्ट है 1932 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरों के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे बुक है और बुक के अंदर बहुत सारे रूल लिखा गया, बहुत सारे कानून लिखा गया पार्टनरों के बीच। यदि पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वह एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है, सबसे पहले तो एग्रीमेंट देखना है, यदि वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है तो फिर इस किताब में देखना है कि इस किताब में क्या लिखा है। तो यहाँ पे पता है क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि पार्टनर को सैलरी जो है ना फॉर्म नहीं देगा, पार्टनर को कमीशन नहीं देगा फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फॉर्म जो है पार्टनर को नहीं देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना फॉर्म जो पार्टनर से नहीं लेगा। ठीक है, जो अगर पार्टनर जो है, अगर फॉर्म जो है पार्टनर से लोन लिया है तो 6% के रेट से जो है ना फॉर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। अगर फॉर्म जो है पार्टनर को लोन दिया है तो फॉर्म जो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना पार्टनर के बीच में, वह इक्वली बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। यह सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। मान लीजिए आपने पार्टनर नहीं लिखेगा पार्टनर को सैलरी कितना दिया जाएगा, नहीं लिखे हैं, और पार्टनर जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं हमको सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, एग्रीमेंट में लिखे नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप 1932 को देखेंगे और वहाँ पे लिखा है कि सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट देखना है, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखना। मान लीजिए कोई चीज़ पे डिस्प्यूट हो गया, आर्गूमेंट हो गया, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ना, ये 99% 999999% जो है ना हर एक पार्टनर के झगड़ा को यह क्या कर देता है, शांत कर देता है। यहाँ पे हर चीज़ का जवाब लिखा हुआ, हर चीज़ का जवाब लिखा हुआ। जैसे नहीं कहता है, लोग कहता है कि गीता में जो है ना हर चीज़ का जवाब है, उसी तरह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हर चीज़ का जवाब है। उसके बाद भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लगता है, अगर फॉर्म के अंदर लगता है, अगर फॉर्म के अंदर लगता है जहाँ ये एग्रीमेंट में भी नहीं लिखे हैं या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम रेयर केस में होता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हर चीज़ का जो है ना निदान है, हर चीज़ का निदान है। तो सबसे पहले जो है ना जो भी होगा ना हम लोग एग्रीमेंट को ही देखते हैं, एग्रीमेंट को ही देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, जिसमें बिजनेस के मालिक एक हुआ करता था, तो वहाँ पे फाइनल अकाउंट में ना दो अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट बनाते थे। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें एक बिजनेस के मालिक जो है एक ही आदमी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपने आसपास में जितना दुकान देखिएगा ना, उस बिजनेस के मालिक एक ही होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में कई पार्टनर होते हैं, बिजनेस के मालिक कई पार्टनर होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में दो स्टेटमेंट बनाते थे, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में भी दो तरह के अकाउंट बनाते थे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जिसे हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरा बनाते थे P&L अकाउंट, यही बनाते थे ना। लेकिन पार्टनरशिप में बनाते, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं, पता है कौन, प्रॉफिट P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यही खासियत है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में दो स्टेटमेंट बनता है, मतलब दो अकाउंट बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट बन जाता है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, दूसरे में P&L अकाउंट बनाते हैं, और तीसरे में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्या फायदा है, देखिए पार्टनर को जो सैलरी दिया जा रहा था ना, सैलरी दिया जाता था या जो भी कमीशन देना होता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी सैलरी खर्चा है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे सैलरी फॉर्म के लिए पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, गुड्स अकाउंट, यानी गुड्स से समय जो भी खर्चा है गुड्स अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है फॉर्म से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड,
या जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होता है वो कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड खर्चा को दिखाना है। जैसे अगर फर्म पार्टनर को सैलरी देता है तो खर्चा है फर्म के लिए, लेकिन कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर फर्म जब पार्टनर को कमीशन देता है, पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो हम कहाँ दिखाएंगे, फर्म से रिलेटेड नहीं, फर्म से रिलेटेड खर्चा होता है तो फर्म का ही खर्चा है लेकिन पार्टनर को दिया जा रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा रहा है, अगर पार्टनर को कम लोन दिया जा रहा है, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं या जितने भी इनकम होते हैं वह कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का खर्चा है लेकिन पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इतना समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अगर लिख दे, मान ले कि अगर आप जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यह पार्टनर को है ना, पार्टनर को तभी दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा, तभी मतलब फर्म तभी देगा, तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो, फर्म को प्रॉफिट हो तभी देगा। नहीं कि फर्म जो है लॉस में जा रहा है तभी चलो पार्टनर को सैलरी दिया जाए, पार्टनर को कमीशन दिया जाए, नहीं, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी जो है ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होगा और सैलरी, कमीशन, पार्टनर से जो भी खर्चा वो दिखाया जाएगा। अगर फर्म को लॉस हो ना, लॉस हो तब नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा लिख दीजिएगा, हमेशा लिखिएगा, लेकिन अगर पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ है जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लिख दिया जाए कि ये चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब चार्ज का मतलब जहाँ मैं चार्ज लिख देना, चार्ज का मतलब है कि चाहे फर्म को भाड़ में जाए, फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में, भाड़ में जाए हमको नहीं पता। अगर लिख दिया जाए कि पार्टनर का सैलरी जो है, पार्टनर का सैलरी जो है SLAR, पार्टनर का सैलरी हर महीना 10,000 रुपया दिया जाएगा और यह चार्ज है। अगर चार्ज नहीं लिखा है तो प्रॉफिट होगा तभी देखें, लेकिन लिख दे कि नहीं ये चार्ज है, ये लिख दे चार्ज है, चाहे भाड़ में जाए, फर्म को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ हम नहीं देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, नहीं है, ये देना है पार्टनर को हर महीने 10,000 रुपया सैलरी देना है। और इसे कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी ओपन किया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो और पार्टनर को दिया जाए। लेकिन मान लीजिए पार्टनर से रिलेटेड यदि कोई खर्चा है और लिख दे कि चार्ज है, भैया मान लीजिए पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है 5,000 रुपया, हर साल में 15,000 रुपया कमीशन देना है, और लिख दे कि दिस इज ए चार्ज, ये चार्ज है, फर्म के लिए चार्ज है। अब चार्ज है तो फर्म नहीं देखा जाएगा फर्म को प्रॉफिट हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है, ये देना है तो देना, हर हाल में देना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। हम सब लिखेंगे ना, धीरे धीरे सब समझेंगे, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक एक बढ़ेंगे, सब आराम से, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है भैया, सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर में यदि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। यदि लिख दे कि लॉस के केस में नहीं देंगे, यदि फर्म लिख दे कि नहीं पार्टनर से रिलेटेड जो भी ये सब खर्चा या चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया। हम क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे तो आगे आगे बढ़ेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पार्टनर का जो लायबिलिटीज होता है ना, पार्टनर्स को जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होता है। पार्टनर की जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब होगा, मान लीजिए फर्म को अगर 50, मान लीजिए फर्म को 5 लाख का लॉस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, फोन बिल देना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, तो भैया ये फॉर्म पार्टनर जो है ना अपने घर बेच के दे, दुआर बेच के दे, कुछ भी बेच के दे, लेकिन ये देना है भैया, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी इनकी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है भाई, देना पड़ेगा, ये सब खर्चा चुकता करना पड़ेगा, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन जब एक चीज़ और याद रखिएगा नोट में, माइनर, मान लीजिए कि माइनर पार्टनर जो है ना कभी भी ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकता है। माइनर व्यक्ति जो है ना, माइनर मतलब जिसका एज 18 साल से कम है, कभी ओरिजिनल
ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकता है, फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता है। मान लीजिए फॉर्म ओपन किया गया, यहाँ पे एक 14 साल का लड़का है, लेकिन बिजनेस में इसका खूब दिमाग चलता है, और आज फॉर्म का न्यू रखा जाना है, तो रवि को ले लिया, किशन को ले लिया, शमीम को ले लिया, क्योंकि इसका 18 साल से ऊपर है, लेकिन 14 साल के लड़का को नहीं लिया गया ओरिजिनल पार्टनर, मतलब ये उस दिन नहीं लिया गया, क्योंकि भाई 18 साल से कम है। बाद में इसको रखा जा सकता है, बाद में अगर पार्टनर सहमति दे दे कि हम भाई इस लड़का को रख सकते हैं तो रख लेंगे। और फॉर्म का प्रॉफिट होगा ना, तो इसका जो रेशियो डिसाइड होगा उस रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन फॉर्म को यदि लॉस हो गया ना, तो इस जो माइनर है ना, माइनर बच्चा जो 14 साल का बच्चा, उसको लॉस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका मनोबल टूट जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। कल हम लोग ना धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब एक चीज़ बताएं, देखिए सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, वही पूरे होल साल के, और गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम कपड़ा का बिजनेस कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर चिप्स मतलब कपड़ा बनाने का बिजनेस कर रहे हैं तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, परचेज, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, इधर सेल किया, बाई सेल, ये सब लिख दिया, बाई क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद यहाँ ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस लॉस, पार्टनरशिप फॉर्म में। फिर हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट बाई, यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, मतलब बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस। फिर यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू रेंट फैक्ट्री रेंट मतलब ऑफिस रेंट, टू सैलरी, ठीक है, बाई मान लीजिए इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन एफडी पे मेरे इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन एफडी कराया गया तो उसका इंटरेस्ट मिला फॉर्म को, तो इनकम है। उसके बाद मान लीजिए आप पार्टनर को सैलरी देना है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे टू बाई नेट प्रॉफिट टू नेट लॉस, तो प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को सैलरी देना है तो टू पार्टनर सैलरी 5,000, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना पार्टनर को लेना है तो इनकम फॉर्म के लिए तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 रुपया। अगर फॉर्म का प्रॉफिट हो तब भी टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट का पैसा कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व होता है। अगर फॉर्म को लॉस हो गया ना तब ये सब नहीं दिया जाएगा, लेकिन लिख देगा अगर पार्टनर का सैलरी जो है ना यह खर्चा है, चार्ज है, तो फिर यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिखे, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब कल हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।